Hello students, good morning. Let us continue synthesis. Already हमने देखा है synthesis is nothing but the combination, joining of the sentences. आज not only dash but also both dash and as well as besides और कुछ conjunctions का यूज करके sentences हमें combine करने हैं. इनमें ज्यादा रूल्स भी नहीं है, एक से दो रूल्स पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हुए हम आगे चलते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, इनका यूज करते वक्त गिवन सेंटेंस केयरफुली रीड कीजिए. गिवन सेंटेंसेस केयरफुली रीड कीजिए. कुछ कॉमन पार्ट दिखता है, कुछ अनकॉमन पार्ट दिखता है. जो कॉमन पार्ट है वो इनके यूज में या इनके स्ट्रक्चर में एक ही बार लेना पड़ता है. जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, राहुल प्लेड क्रिकेट, धोनी आल्सो प्लेड क्रिकेट. अब यहां पे राहुल, धोनी ये अनकॉमन पार्ट है. प्लेड क्रिकेट यहां भी है, यहां भी है, तो ये कॉमन पार्ट हो गया. अब नॉट ओनली का अगर यूज हमें करने के लिए कहा जाता है तो ये पहले वाले अनकॉमन पार्ट के बिगिनिंग में नॉट ओनली ले लो, उसके बाद बट आल्सो लेकर दूसरा अनकॉमन पार्ट एंड देन ये कॉमन पार्ट एक ही बार लेना है. कैसे आंसर आएगा देखो, नॉट ओनली राहुल बट आल्सो, ये दूसरा पार्ट ले लो, धोनी प्लेड क्रिकेट, एक ही बार लेना है. आंसर क्या हुआ, नॉट ओनली राहुल बट आल्सो धोनी प्लेड क्रिकेट. बोथ एंड का यूज अगर करने के लिए कहा जाता है तो कैसे होगा, ये नॉट ओनली के बदले बोथ, बट आल्सो के बदले एंड यूज कीजिए. आंसर आएगा बोथ राहुल एंड धोनी प्लेड क्रिकेट. एज वेल एज का यूज करने के लिए अगर कहा जाता है तो जो दो डिफरेंट पार्ट्स है, अनकॉमन पार्ट्स है, उनके बीच में एज वेल एज या एंड का यूज करो. कॉमन पार्ट एक ही बार ले लो. जैसे राहुल धोनी, दोनों के बीच में एज वेल एज लेते हैं. राहुल एज वेल एज धोनी प्लेड क्रिकेट. देखिए बच्चों, राहुल एज वेल एज के बदले एंड भी ले सकते हैं हम. राहुल एंड धोनी प्लेड क्रिकेट. ठीक है. बिसाइड्स का यूज करना है हमें. बिसाइड्स, मैंने बिसाइड्स का एंड बिसाइड इन दोनों में का डिफरेंस आपको बताया था बिगिनिंग में ही. मतलब आई थिंक ग्रामर कंटेंट के शुरुआत के कुछ सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस में वर्ड्स अलग अलग प्रकार के कैसे यूज करने हैं, उनका मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है, वो इन डिटेल हमने देखा था. फिर भी इन शॉर्ट यहां पे बताता हूं मैं. बिसाइड, बिसाइड्स, बिसाइड मतलब बाय द साइड, एंड बिसाइड्स इसका मतलब है इन एडिशन टू. इन एडिशन टू मतलब ये वाला हमें अब यूज करना है, इन एडिशन टू. उसका मीनिंग नॉट ओनली एज वेल एज इनके जैसा ही होता है. देखिए, बिसाइड्स पहले अनकॉमन या डिफरेंट पार्ट के बिगिनिंग में लेना है. बिसाइड्स राहुल धोनी प्लेड क्रिकेट.
कॉमन पार्ट एक ही बार लिख दिया है। आंसर क्या आया? बिसाइड्स राहुल धोनी प्लेड क्रिकेट। मतलब राहुल तो है ही, उसके एडिशन में उसके अलावा धोनी भी क्रिकेट खेलता है, मतलब बिसाइड्स का यूज किया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक मैजिक टू। अब ये म्यूजिक मैजिक ये डिफरेंट पार्ट है, नॉट ओनली का यूज करते हैं। आई लाइक, इसके पहले नॉट ओनली ले लो, नॉट ओनली म्यूजिक बट ऑल्सो, और ये दूसरा डिफरेंट पार्ट लिखिए मैजिक, टू निकाल दीजिए। आई लाइक नॉट ओनली म्यूजिक बट ऑल्सो मैजिक। अब बोथ हैंड का अगर यूज करना है तो नॉट ओनली की जगह बोथ, बट ऑल्सो की जगह एंड। आई लाइक बोथ म्यूजिक एंड मैजिक। अब हमें एज वेल एज का अगर यूज करने के लिए कहा जाता है तो ये दो डिफरेंट पार्ट्स है, इनके बीच में एज वेल एज ले दो। आई लाइक म्यूजिक एज वेल एज मैजिक। बिसाइड्स का अगर यूज करना है तो बिसाइड्स से ही वाक्य स्टार्ट करना पड़ेगा। बिसाइड्स म्यूजिक एंड सब्जेक्ट लेकर कॉमन पार्ट जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो लेते हैं। बिसाइड्स म्यूजिक आई लाइक मैजिक। क्या आ गया आंसर? देखो, बिसाइड्स म्यूजिक आई लाइक मैजिक। अब इन वाक्य में सिर्फ हम नॉट ओनली एंड एज वेल एज का यूज करते हैं। थर्ड वाक्य, मिसेस शर्मा रीड्स पोएम्स एंड नोवेल्स। एंड की जगह एज वेल एज, नॉट ओनली अगर लेना है तो इसके पहले पोएम्स के पहले नॉट ओनली, नोवेल्स के पहले बट ऑल्सो। आंसर आएगा मिसेस शर्मा रीड्स not only poems but also novels। as well as का यूज अगर करने के लिए कहा जाता है तो मिसेस शर्मा रीड्स poems as well as novels। फोर्थ सेंटेंस देखिए, द किंग बिकेम एंग्री ही डिसाइडेड टू पनिश द गिल्टी। अब इस वाक्य में द किंग यानी ही इतना कॉमन पार्ट है और ये बाकी का डिफरेंट पार्ट है, मतलब अलग पार्ट है। द किंग या ही ये कॉमन वाला पार्ट है, एक सरीका है। अब वो एक ही बार लेना है, जैसे द किंग, ये जो पहला डिफरेंट पार्ट है ना, इसके पहले नॉट ओनली ले लेते हैं। नॉट ओनली बिकेम एंग्री बट ऑल्सो। अब ये ही निकाल के ये डिफरेंट पार्ट जो है, अलग पार्ट है, वो एक ही बार मतलब कंटिन्यू लिखते हैं। डिसाइडेड टू पनिश द गिल्टी। देखिए, द किंग नॉट ओनली बिकेम एंग्री बट ऑल्सो डिसाइडेड टू पनिश द गिल्टी। देखिए, इस वाक्य में हमें एज वेल एज या एंड का अगर यूज करने के लिए कहा जाता है तो कैसे करना है? स्टार्ट करते हैं, द किंग बिकेम एंग्री डिसाइडेड टू पनिश द गिल्टी। ये डिफरेंट पार्ट है। द किंग ही कॉमन पार्ट है। अब
ये दो डिफरेंट पार्ट्स के बीच में हमें एज वेल एज या एंड लेना है। कैसे? द किंग बिकेम एंग्री एज वेल एज या एंड जो भी कहते हैं, डिसाइडेड टू पनिश द गिल्टी। देखिए आंसर आया, द किंग बिकेम एंग्री एज वेल एज डिसाइडेड टू पनिश द गिल्टी। ठीक है बच्चों, अब तक मैंने आपको नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो, बोथ डैश एंड एज वेल एज, बिसाइड्स, इनका यूज करके कंस्ट्रक्शन कैसे तैयार करना है ये एक्सप्लेन किया है। कुछ डाउट है तो बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन पूछिए। अब मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, सो दैट एंड सो डैश दैट, इनका यूज करके हमें सेंटेंसेस रिराइट करने के लिए कहा जाता है। अब सो दैट, ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेटर है, ये आप जानते हो कि दैट इंडिकेट्स या सो दैट इंडिकेट्स पर्पस, उद्देश्य, हेतु दिखाने के लिए यूज किया जाने वाला ये सबऑर्डिनेटर है। अब सो दैट का यूज करते वक्त सेंटेंस अगर गौर से हम पढ़ते हैं तो वहां इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें दिखता है। TO, इसको रिप्लेस करना है हमें सो दैट से। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर से ये फर्स्ट जो सब्जेक्ट यहां पर दिख रहा है वो रिपीट करना पड़ेगा। वाक्य इफ गिवन सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो यहां कैन, एंड इफ इट इज इन पास्ट टेंस कुड का यूज करना पड़ेगा। सेंटेंस में देखते हैं कैसे होता है। द फर्स्ट सेंटेंस, आई स्टडी हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम। मैं यूज करता हूं सो दैट का। आई स्टडी हार्ड, टीओ के बदले सो दैट। सब्जेक्ट ये वाला मैं रिपीट करता हूं यहां पर, आई स्टडी प्रेजेंट इंडिकेट करता है तो यहां कैन का यूज करना पड़ेगा। कैन, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज, स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम। क्या आंसर आया देखो, आई स्टडी हार्ड सो दैट आई कैन स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम। पर्पस दिखाने वाला क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस तैयार हो गया है। देखो यहां पर दूसरा वाक्य देखिए, माई डैड वर्क हार्ड टू अर्न मोर मनी। अब ये टू अर्न, देखिए टीओ के बदले सो दैट लेना है। कैसे? माई डैड वर्कड हार्ड सो दैट। अब यहां सब्जेक्ट फिर से मैंने यहां से रिपीट करने के लिए कहा है आपको, तो डैड के लिए प्रोनाउन लेना पड़ेगा ही। वाक्य पास्ट में है, ये गिवन सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो कुड का यूज कीजिए। ही कुड, रिमेनिंग पार्ट लिख दो, अर्न मोर मनी। क्या गया आंसर देखो, माई डैड वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड अर्न मोर मनी। तीसरा सेंटेंस देखो, ही ज्वाइंड द क्लास टू गेट मोर नॉलेज। ये टू गेट देखिए, टू को रिप्लेस करना है सो दैट से, करते हैं। ही ज्वाइंड द क्लास सो दैट, सब्जेक्ट ये वाला रिपीट करो इधर, ये जरूरी है। ही प्रेजेंट में है क्या पास्ट में है? ज्वाइंड पास्ट में है तो लेते हैं कुड। ही कुड गेट मोर नॉलेज। क्या हुआ आंसर देखो, ही ज्वाइंड द क्लास सो दैट
ही कुड गेट मोर नॉलेज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस तैयार हो गया। फोर्थ सेंटेंस, वी ईट टू लिव, टीवो के बदले सो दैट लीजिए। कैसे? वी ईट सो दैट। अब ये वी रिपीट कीजिए, वी कैन या मे भी ले सकते हैं यहां पर, लिव। वी ईट सो दैट वी कैन, वी मे लिव। ये हो गया सो दैट का यूज करके एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस तैयार। अब सो डैश दैट, इसका यूज कैसे करना है ये देखो। सो डैश दैट यूज करो या रिमूव टू, ऐसे भी इंस्ट्रक्शन आ सकती है। अब इनका यूज करने के लिए ऐसे वाक्य दिए जाएंगे जिनमें टी डबल ओ एंड टी ओ, टी डबल ओ टी ओ, टी डबल ओ टी ओ, टी डबल ओ टी ओ, ऐसा ऑलरेडी दिया है हमें। अब इनका यूज करते वक्त ध्यान में रखिए, टी डबल ओ शुड बी रिप्लेस्ड बाय सो। क्या कहा? टी डबल ओ निकाल के सो लेना है। टी ओ शुड बी रिप्लेस्ड बाय दैट। ये दो बातें ध्यान में रखनी है। अब वहां दैट के बाद सब्जेक्ट लेना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? ये फर्स्ट सेंटेंस, ये मतलब पूरा सेंटेंस रीड करने पर हमें पता चलता है कि ये वाला सब्जेक्ट लेना है या कोई दूसरा लेना है, तो यहां सब्जेक्ट जरूरी है। उसके बाद ये वाक्य कौन से काल में है वो देखो, प्रेजेंट में है तो कांट लीजिए सब्जेक्ट के बाद। एंड इफ द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, कुडंट का यूज करना पड़ेगा आफ्टर सब्जेक्ट। कुछ वाक्य देखते हैं, सेंटेंसेस देखते हैं तो विविडली अंडरस्टैंड हो जाएगा हमें। पहला एग्जांपल देखिए, रीना इज टू फैट टू डांस। अब रीना इज व्हाट सेड, टी डबल ओ के बदले क्या लेना है? सो, सो फैट, टी ओ के बदले यस दैट लीजिए, दैट। अब सब्जेक्ट कौन सा चाहिए यहां पर? ये पहले वाला, रीना मतलब शी। वाक्य कौन से काल में है? इज इंडिकेट्स प्रेजेंट, तो यहां कांट ले लो, शी कांट डांस। रीना इज सो फैट दैट शी कांट डांस। दूसरा वाक्य देखो, राहुल वॉज टू शाय टू स्पीक फ्रैंकली। अब ये टी डबल ओ के बदले सो, राहुल वॉज सो शाई दैट, टी ओ के बदले दैट। अब सब्जेक्ट ये फिर से राहुल के लिए मैं रिपीट करता हूं, ही। वॉज इंडिकेट पास्ट, तो कुडंट लेना चाहिए, ही कुडंट। रिमेनिंग पार्ट लिख दो, स्पीक फ्रैंकली। क्या गया आंसर देखो, राहुल वॉज सो शाय दैट ही कुडंट स्पीक फ्रैंकली। थर्ड सेंटेंस देखो, द पेरेंट्स नाउअडेज, नाउअडेज जो वर्ड है ना वो एक साथ ही लिखना पड़ता है, तोड़कर मत लिखो। द पेरेंट्स नाउअडेज आर टू बिजी टू पे अटेंशन टू दियर चिल्ड्रन। करते हैं बदल, देखो, द पेरेंट्स नाउअडेज आर, टीओ के बदले सो, बिजी, टीओ के बदले दैट। अब सब्जेक्ट पेरेंट्स फिर से रिपीट करते हैं, दे। आर प्रेजेंट में है तो यहां लीजिए कांट, दे कांट, और रिमेनिंग पार्ट लिख दो, पे अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन। क्या गया आंसर देखो, द पेरेंट्स नाउअडेज आर सो बिजी दैट दे कांट पे अटेंशन टू दियर चिल्ड्रन। समझ में आ गया? फोर्थ सेंटेंस देखो,
द प्रॉब्लम वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हर टू सॉल्व। अब देखिए, द प्रॉब्लम वॉज टी डबल ओ के बदले सो डिफिकल्ट, ये फॉर हर निकाल दो, उसमें से सब्जेक्ट लेना है आगे, टीओ के बदले दैट। अब यहां सब्जेक्ट ले लो फॉर हर में से शी, फॉर हर निकाल दिया शी, ये पास्ट में है कुड, कुडंट, कुडंट सॉल्व। क्या गया आंसर देखो, द प्रॉब्लम वॉज सो डिफिकल्ट दैट शी कुडंट सॉल्व। अब ये फिफ्थ सेंटेंस यहां फॉर हर नहीं दिया है, सेम सेंटेंस है, यहां फॉर हर नहीं दिया है, कैसे होगा देखो, द प्रॉब्लम वॉज टी डबल ओ के बदले सो डिफिकल्ट, द प्रॉब्लम वॉज सो डिफिकल्ट दैट। अब यहां सब्जेक्ट देखो, द प्रॉब्लम के बदले अगर इट लेते हो तो ये नॉन लिविंग है, उधर पैसिव कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो अगर ध्यान में नहीं रहता है तो अगर यहां नॉन लिविंग सब्जेक्ट आता है तो वन ऐसा सब्जेक्ट इधर ले लो, वन या नो वन, वन। ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, पास्ट में है, तो इधर लेते हैं कुडंट, कुडंट, रिमेनिंग पार्ट लिख दो सॉल्व। क्या हुआ आंसर देखो, द प्रॉब्लम वॉज सो डिफिकल्ट दैट वन कुडंट सॉल्व। अगर नो वन या नन लेते तो कैसे आता, द प्रॉब्लम वॉज सो डिफिकल्ट दैट नो वन या नन कुड सॉल्व। एंड अगर इट लेते तो कैसे आता आंसर, द प्रॉब्लम वॉज सो डिफिकल्ट दैट इट कुडंट बी सॉल्व्ड, ऐसे करना पड़ता, इट कुडंट बी सॉल्व्ड, पैसिव कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब सो दैट का यूज करने के लिए क्या करना है मैंने बताया, सो डैश दैट का यूज करते वक्त क्या रिमूव करना है, क्या लेना है, ये बताया, कुछ सेंटेंसेस एक्सप्लेन किए हैं। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। करूं कंटिन्यू, ठीक है। इफ या अनलेस का यूज करना है। अब इफ या इफ नॉट, इफ नॉट का ही मतलब है अनलेस, कंडीशन दिखाने वाले कंजंक्शन है ये, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंडिकेटिंग कंडीशन, दर्शक कंजंक्शंस है। इनका यूज करने के लिए अब क्या ध्यान में रखना है, कैसे यूज करना है देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, वर्क हार्ड एंड बी सक्सेसफुल। आई रिपीट, वर्क हार्ड एंड बी सक्सेसफुल। अब ये पढ़ने पर हमें ये क्लियर होता है कि यहां कंडीशन दी गई है, सक्सेसफुल होना ये कंडीशन है या वर्क हार्ड करना ये कंडीशन है। कौन सी है कंडीशन, वर्क हार्ड। सक्सेसफुल होने की कंडीशन है वर्क हार्ड। तो जो कंडीशन है उसके पहले इफ, अनलेस, इफ नॉट का स्ट्रक्चर यूज करना है। इफ का यूज करते हैं, इफ। अब सब्जेक्ट यहां नहीं है तो वी या यू ऐसे कॉमन सब्जेक्ट ले लीजिए। इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा दीजिए, फिर से यह सब्जेक्ट रिपीट कीजिए, यू। अब ध्यान में रखिए, यहां इफ के स्ट्रक्चर में, इफ के क्लॉज में, इफ के पार्ट में सिंपल पास्ट अगर आया है तो यहां सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। क्या कहा, सिंपल फ्यूचर मतलब शाल, विल और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू विल बी सक्सेसफुल। देखिए बच्चों, इफ यू वर्क हार्ड
यू विल बी सक्सेसफुल। अगर इसमें इफ डैश नॉट का यूज करना है तो कैसे करना है? इफ यू, यहां पे नॉट लेना है, नॉट अलॉन्ग विथ डू डज लेना है। इफ यू, ये वर्क है तो डू वर्क होता तो डज। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड कॉमा यू, अब देखिए यहां नॉट नहीं था, हमने लिया है तो मीनिंग बदल रहा है। वो मीनिंग बैलेंस करने के लिए ये अगला जो पार्ट है ये अगर पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव बना दो, ये निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना दो, अफर्मेटिव बना दो। ये जरूरी है ध्यान में रखना। अब यू विल यहां पे मैं नॉट ऐड कर देता हूं ताकि मीनिंग बैलेंस हो जाएगा। यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। आंसर देखो, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। अनलेस का यूज करना है हमें। अब अनलेस का मतलब मैंने कहा इफ नॉट, तो ये इफ एंड डू नॉट निकाल दो, अनलेस ले लो, बाकी ये पार्ट एज इट इज लिखते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा यू will not be successful। क्या हो गया देखो, unless you work hard you will not be successful। यहां मीनिंग चेंज नहीं होना, ये ध्यान में रखना है हमें। मीनिंग मस्ट बी बैलेंस्ड, वही रखना है मीनिंग, ठीक है। दूसरा वाक्य देखो, फर्स्ट फिनिश द जॉब अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू गो। अब यहां जाने की कंडीशन है जॉब फिनिश करना, तो ये कंडीशन दिखाने का काम कर रहा है। इसके पहले इफ का वापर यूज करना पड़ेगा। इफ, ये यू इधर रिपीट करते हैं, इफ यू फिनिश द जॉब कॉमा अदरवाइज निकालना पड़ेगा। इफ यू फिनिश द जॉब, अब आगे क्या करना होगा, ये नॉट लिखना है या नहीं लिखना है, मीनिंग देखो जरा। पहले आपका जॉब आपका काम फिनिश करो, अदरवाइज नहीं तो आपको जाने को नहीं मिलेगा। अब यहां क्या हो गया है, इफ यू फिनिश द जॉब, अगर आप आपका काम पूरा करते हो तो जाना अलाउ होगा, मतलब पॉजिटिव करना पड़ेगा। You will be allowed to go। अगर if not यूज करना है तो कैसे करेंगे, if you do not या don't finish the job कॉमा, अब ये नॉट वैसे ही इधर कंटिन्यू आएगा क्योंकि इधर नॉट आया है। इफ यू डोंट फिनिश द जॉब, इफ यू डू नॉट फिनिश द जॉब, अगर आपका काम जॉब फिनिश नहीं करोगे तो अलाउ नहीं किया जाएगा। यू विल नॉट बी अलाउड टू गो। अनलेस यूज करने के लिए अगर कहा जाता है तो इफ, ये डोंट निकाल दो, अनलेस ले लो। अनलेस यू फिनिश द जॉब कॉमा, यहां नॉट है, अनलेस में नॉट होता है तो इधर ये एज इट इज कंटिन्यू करो। यू विल नॉट बी अलाउड टू गो। अनलेस यू फिनिश द जॉब, अगर आप आपका जॉब पूरा नहीं करोगे, मतलब इफ नॉट ही है इसमें, अनलेस में ये यू विल नॉट बी अलाउड टू गो वैसे ही रखना पड़ेगा, हमने वैसे ही ले लिया है। तीसरा वाक्य देखिए, इफ शी रिस्पेक्ट्स मी आई विल सपोर्ट हर। इसमें इफ नॉट का यूज करते हैं। इफ शी, अब यहां नॉट लेना है तो डू या डज के साथ लेना पड़ेगा। रिस्पेक्ट्स तो डज ले लो,
डज नॉट या डजंट, इफ शी डज नॉट, रिस्पेक्ट्स का यस कैंसल करो, डज लिया है, रिस्पेक्ट मी, इफ शी डज नॉट रिस्पेक्ट मी, कॉमा, अब क्या करना होगा, आई विल, यहां मीनिंग बैलेंस करने के लिए इधर नॉट ऐड करना पड़ेगा, तो विल के बाद नॉट, विल नॉट सपोर्ट हर। क्या आ गया आंसर देखो, इफ शी डज नॉट रिस्पेक्ट मी आई विल नॉट सपोर्ट हर। अगर वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती है तो मैं उसे सपोर्ट नहीं करूंगा। दिया था अगर वो मुझे रिस्पेक्ट करती है तो मैं उसे सपोर्ट करूंगा, मीनिंग बैलेंस हो गया। अनलेस का यूज अगर करने के लिए कहा जाता है तो इफ निकाल के अनलेस ले लो, अनलेस शी, अब अनलेस का मीनिंग होता है इफ नॉट, तो ये डज नॉट भी निकल जाएगा, अनलेस शी, अब रिस्पेक्ट की जगह रिस्पेक्ट्स मी, कॉमा, अनलेस शी रिस्पेक्ट्स मी, अगर वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती है तो विल नॉट सपोर्ट आएगा इधर, आई विल नॉट सपोर्ट हर। फोर्थ वाक्य देखिए, विदाउट वाटर ऑल लिविंग थिंग्स डाई। तो इसमें इफ नॉट, अनलेस, इसका यूज हम करते हैं। इफ नॉट का यूज कैसे करना है देखो, इसमें विदाउट वाटर मतलब इफ देयर इज नो वाटर, लिखते हैं वैसा, इफ देयर इज नो वाटर, कॉमा, ऑल लिविंग थिंग्स डाई या विल डाई, ऑल लिविंग थिंग्स डाई या विल डाई। देखिए विदाउट वाटर ये फैक्ट है, मतलब विदाउट वाटर ऑल लिविंग थिंग्स डाई ये फैक्ट है, इसीलिए यहां सिंपल प्रेजेंट प्रेफर कीजिएगा, मतलब विल न लेते हुए डायरेक्टली डाई ऐसा कंस्ट्रक्शन यूज कीजिएगा। इफ देयर इज नो वाटर ऑल लिविंग थिंग्स डाई। अब अनलेस का यूज करना है तो अनलेस, ये इफ नो या नॉट निकाल दो, अनलेस देयर इज वाटर, कॉमा, ऑल लिविंग थिंग्स, नॉट लेना है। देखो अनलेस, ये इफ एंड नो ऐसे निकाल के हमने अनलेस लिया है, तो ये मीनिंग कुछ भी बदला नहीं है, वैसे ही है, तो इधर कुछ बदल नहीं करना है, ऐसे ही कंटिन्यू आगे एज इट इज लिख दो। ठीक है, क्या बताया मैंने यहां पर, विदाउट वाटर, इसके बदले हमने इफ देयर इज नो वाटर ऐसा कंस्ट्रक्शन यूज किया है, इफ नो निकाल के अनलेस यूज किया है। एंड जो मेन क्लॉज है आगे, उसमें ये फैक्ट है, वस्तु स्थिति है, बदलने वाली नहीं है, इसीलिए इधर सिंपल प्रेजेंट प्रेफर करने के लिए कहा है, मतलब थिंग्स डाई ऐसे लेने को कहा है। ठीक है बच्चों, अब इसमें अगर आपको कुछ डाउट है, प्रॉब्लम है, तो बेझिझक होकर पूछिए ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हु, हुम, हुज, विच या दैट, इनका यूज करके दो वाक्य कंबाइन करेंगे। अब वो कैसे करना है इधर देखिए, अगर हु का यूज करने के लिए कहा जाता है तो हु शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द प्रोनाउंस लाइक ही, शी, दे, इनको निकालना है, हु का यूज करना है। हुम अगर यूज करने के लिए कहा जाता है तो इट शुड बी, मतलब हुम शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ हिम,
हर, देम, इन्हें निकाल के whom का यूज करना है। whose अगर यूज करने के लिए कहा जाता है तो whose should be used instead of his, her, their। which या that का अगर यूज करने के लिए कहा जाएगा तो which should be used instead of it। it निकालना है, which लेना है। कैसे? एग्जाम्पल्स देखिए, समझ में आएगा। पहला वाक्य देखिए, I helped नेहा, she was my classmate। गौर से वाक्य पढ़ने पर हमें यह पता चलेगा कि यहां नेहा के लिए ये प्रोनाउन यूज हुआ है सेकंड सेंटेंस में। अब इसको निकालना है एंड इसके बदले हु ऐसा प्रोनाउन लेना है। अब ये पूरा पार्ट उठा के वहां रखना है जिस नाउन के लिए ये प्रोनाउन आया था उसके आगे लिखना है उसको। कैसे? देखिए तो, I helped नेहा। अब नेहा के लिए ये प्रोनाउन आया था इसलिए ये पूरा पार्ट नेहा के आगे कंटिन्यू लिखते हैं। Who was my classmate। देखिए बच्चों, I helped नेहा who was my classmate, यहां पे एडजेक्टिव क्लॉज तैयार हो गया है। Who was my classmate, ये पार्ट नेहा इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला क्लॉज है, इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो ये वाक्य जो हमने तैयार किया है इसमें नेहा के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये हु का क्लॉज तैयार हुआ है। दूसरा वाक्य देखिए, मिसेस शर्मा इज अ टीचर, शी इज वेरी काइंड। अब यहां देखिए, शी ये जो प्रोनाउन है टीचर के लिए नहीं आया है, मिसेस शर्मा के लिए आया है। तो आंसर कैसे आएगा? शी के बदले हु इज वेरी काइंड, ये पूरा पार्ट उठा के इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे मिसेस शर्मा हु इज वेरी काइंड, और ये कंटिन्यू लिख दीजिए, इज अ टीचर। क्या हो गया आंसर? देखो, मिसेस शर्मा, कौन सी मिसेस शर्मा? हु इज वेरी काइंड इज अ टीचर। तो मिसेस शर्मा के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये क्लॉज तैयार हो गया, इसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो इनका यूज करते वक्त ऑटोमेटिकली एडजेक्टिव क्लॉज तैयार हो रहा है। थर्ड सेंटेंस देखिए, आई हेल्प्ड मिस्टर माने, हिज सन वाज माय बेस्ट फ्रेंड। अब यहां हिज जो है वो मिस्टर माने के लिए आया है, हिज निकाल के हुज यूज करो, मिस्टर माने के बाद वो कंटिन्यू लिखो। जैसे आई हेल्प्ड मिस्टर माने हुज सन वाज माय बेस्ट फ्रेंड। I helped Mr. Mane whose son was my best friend। फोर्थ सेंटेंस देखो, My granny gave me a story book। वाक्य अधूरा है, कंटिन्यू करता हूं। It was very useful for me। अब ये दो वाक्य है, इसमें ये जो बुक है या स्टोरी बुक है इसके लिए इट ऐसे प्रोनाउन दिया है। अब हमें क्या करना है, इट के बदले विच या दैट जो भी कहते हैं यूज करने के लिए वो लेना है। तो विच अगर लेते हैं तो कैसे होगा? देखिए, माय ग्रैनी गेव मी अ स्टोरी बुक। अब इट निकाल के विच वॉज वेरी यूजफुल फॉर मी। क्या गया आंसर? देखो, माई ग्रैनी गेव मी अ स्टोरी बुक विच वॉज वेरी यूजफुल फॉर मी। अगेन हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। ये वाला एडजेक्टिव क्लॉज है अ स्टोरी बुक के बारे में, मतलब नाउन के बारे में एडिशनल जानकारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस यूज करके सिंथेसाइज किए हैं, वाक्य कंबाइन किए हैं,
ज्वाइन किए हैं। इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आई काइंडली रिक्वेस्ट, इंसिस्टिंगली रिक्वेस्ट यू ऑल विदाउट एनी हेजिटेशन, प्लीज बी फ्री एंड फ्रैंक, शेयर योर डाउट्स विथ मी। कोई भी प्रॉब्लम मन में मत रखिए, कंफ्यूजन मन में मत रखिए। आप जो भी पूछोगे मैं आपको और आसान करके एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको सपोर्ट करने के लिए आई एम कमिटेड। सो ध्यान में रखिए, ऐसे ही वाक्य बोर्ड एग्जाम में, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी प्रैक्टिस और करो। आज हम यहाँ रुकते हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू।